देखिए अगला नंबर 1 है निर्णय लेना। इसमें क्या होता है, निष्कर्ष या निर्णय। 4 नंबर पर पॉइंट आएगा निष्कर्ष या निर्णय। इसमें क्या होता है, जब भी व्यक्ति के सामने ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो सोच समझ करके और कुछ ऐसा निर्णय ले लेता है, समझ में आ गई बात, जिससे वो अपने आप को समायोजित कर लेता है। जैसे जैसे यदि उसका फर्स्ट ग्रेड का और रेलवे का एग्जाम एक ही दिन है मान लो, और फिर वो अपने आप की तैयारी आंकता है कि यार मेरी तैयारी तो रेलवे को लेकर के अच्छी है, तो फिर वो रेलवे का एग्जाम करता है। मतलब दोनों में से कौन सा जो है वो चूज किया जिसमें वो अपने आप को सर्वोत्तम महसूस करता है, तो इस प्रकार से भी वो कुसमायोजित होने से बच सकता है। तो ये भी एक प्रत्यक्ष उपाय है। चलो लिखो, निष्कर्ष या निर्णय। जब व्यक्ति किसी द्वंद्व में होता है, जब व्यक्ति किसी द्वंद्व में होता है तब ही इस उपाय का उपयोग करता है, तब ही इस उपाय का उपयोग करता है, तब ही इस उपाय का क्या करता है, वो उपयोग करता है। एक सेकेंड, ये थोड़ा चलना बंद हो गया यार। तब ही इस उपाय का क्या करता है, वो उपयोग करता है। एवं उपाय का उपयोग करता है एवं उपस्थित परिस्थिति में से, एवं उपस्थित परिस्थितियों में से, एवं उपस्थित परिस्थितियों में से उचित परिस्थिति चुनने का निर्णय लेता है, में से उचित परिस्थिति चुनने का निर्णय लेता है। चुनने का निर्णय लेता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, एक ही तारीख को शिक्षक भर्ती है, रेलवे भर्ती, एक ही तारीख को शिक्षक भर्ती एवं रेलवे भर्ती परीक्षा होने पर, भर्ती परीक्षा होने पर वह उसको चुनता है जिसमें तैयारी अच्छी हो। वह उसको चुनता है जिसमें क्या हो लाडलों, तैयारी अच्छी हो, जिसमें तैयारी अच्छी। ओके, तो ये क्या है, निष्कर्ष यानी। आगे अब अपन क्या पढ़ेंगे, ए प्रत्यक्ष उपाय। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाओ कोमल, यहाँ जाओ पीछे, यहाँ हवा आएगी अच्छी है ना, वरना इधर आ जाओ। सुस्मिता आप इधर कैसे जाओ, थोड़े इधर आ रही हवा, इधर थोड़ा और हो जाओ, आराम से निकले। देखो अगला है अपना ए प्रत्यक्ष उपाय। ए प्रत्यक्ष उपाय देखो किसके उपाय पढ़ रहे हैं लाडलों, अपन पढ़ रहे हैं लाडलों की व्यक्ति अपने आप को समाज में समायोजित कैसे करता है, ये अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो 4 तरीके से समायोजित करता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्षतिपूरक और आक्रामक। प्रत्यक्ष में अपन ने, प्रत्यक्ष में मतलब वह उपाय जिसको करने पर उसके आसपास वाले लोगों को भी पता चलता है, जैसे बाधा निवारण। ठीक है ना, बाधा निवारण में क्या होता है, बाधा निवारण में जैसे काला टीका लगाना और वगैरह, उससे लोगों को पता चलता है। उसके बाद में आया था आपका मार्ग परिवर्तन, वो पथ चेंज कर लेता है टारगेट को अचीव करने का। फिर आया था लक्ष्य प्रतिस्थापन, टारगेट ही चेंज कर लेता है अपना खुद का।
उसके बाद में आया था निष्कर्ष या निर्णय, 4 ही थे। अब आएगा ए प्रत्यक्ष उपाय। ए प्रत्यक्ष उपाय जब एक आदमी करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको खुद को ही पता चलता है। जैसे पहले तो ये लिख देते हैं कि ये कहते किसे हैं, ए प्रत्यक्ष उपाय में क्या आता है, जब लिखो, जब व्यक्ति किसी द्वंद्व में हो, रुको, जब व्यक्ति इनको अपनाता है, ऐसे उपायों को अपनाता है, व्यक्ति इनको अपनाता है तो वह स्वयं ही जान पाता है, बाकी किसी और को पता नहीं चलता है। और को पता नहीं चलता है, बाकी किसी और को पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल, अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्या उपाय काम में लेता है कि बाकी लोगों को पता नहीं चलता है, खुद को पता चलता है? तो इसमें नंबर 1 पर उपाय आता है दमन। क्या आता है लाडलो? दमन। लिख लेंगे जैसे कौन कौन से उपाय हैं ए प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत, तो नंबर 1 पर आता है दमन। दमन का मतलब क्या होता है लाडलो? दबाना। जब व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छाओं को दबाते हुए और समायोजित कर लेता है तो उसको कहते हैं दमन। ऐसी स्थिति में किसी को भी पता नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ उसको खुद को ही पता चलता है। कैसे? जैसे व्यक्ति की बहुत इच्छा हुई आपके, जैसे मीठा खाने। अब मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट है, किसी को शुगर वगैरह है, तो अब आप उसको कहोगे कि ये खा लो, कि बोलेगे नहीं नहीं ये मैं खाता ही नहीं हूँ, है क्या नहीं, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। ऐसे करके वो कितना भी खाने के, डायबिटीज होती है उसकी तो और मीठा खाने की इच्छा होती है, तो वो मीठा खाने की इच्छा को क्या कर लेता है? दबा देता है लाड, और आपको बाहर से पता भी नहीं चलता। और इस प्रकार से वो अपने आप को क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है। अब आप कहोगे कि सर हमारे तो कोई टीबी का पेशेंट है तो हमें पता चल जाएगा। अरे ऐसे नहीं, ऐसे खोद के, ऐसे तो आपका कोई फ्रेंड हो, वो आपको सारी बातें बताए तो आप बोलोगे मुझे तो पता चल जाता है। ऐसा नहीं, मतलब बाहरी तौर पर, जैसे किसी के काला टीका लगाया हुआ है तो आपको उसको देखते ही पता लगता है। समझ में आई ना बात? तो ए प्रत्यक्ष उपाय में सिर्फ उसको खुद को ही पता चलता है और वो अपनी प्रबल इच्छाओं का क्या कर देता है? दमन कर देता है। समझ में आई बात? ये साइकोलॉजी पढ़ा हुआ आपका बहुत काम आएगा, कोर्स में काम आएगा, वो आएगा आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा, है ना? लिखो दमन। दमन में लिखो, जब व्यक्ति, दमन में क्या करता है? जब एक व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छाओं, जब एक व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छाओं, जब एक व्यक्ति अपनी प्रबल इच्छाओं को दबाकर समायोजन करता है, दबाकर क्या करता है? समायोजन करता है। इसका क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण है एक मधुमेह का रोगी मीठा खाने से परहेज करता है। एक मधुमेह का रोगी मीठा खाने से परहेज करता है। का रोगी मीठा खाने से परहेज करता है कि मैं मीठा नहीं खाऊं। अब ये दमन करेगा तो सिर्फ उसको खुद को ही पता चलेगा। अब ऐसे ही ए प्रत्यक्ष उपाय में सेकंड पॉइंट आता है, अच्छा सभी लिख रहे हो तब तक सुनो। सेकंड पॉइंट आता है नकारना, किसी चीज को नकार देता है। जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई तो कई लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ग्रेड में मैं फॉर्म भरूंगा ही नहीं। कह रहे क्यों नहीं? कि बस फॉर्म नहीं भर, हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको ही कंटिन्यू रखेंगे, हमें फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म नहीं भरना। नकार दी, नकारते ही वो संतुलित हो गया, है क्या नहीं? वरना सब पूछते कि क्यों क्या, वरना सीधा बोल दिया कि भाई हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म नहीं भरेंगे। फिर बाद में जाके पता चला कि उसके एमए ही नहीं की हुई है। तो मतलब कोई भी अवसर आता है और वो अपने को उसके अनुकूल नहीं पाता है कि मैं इस अवसर को बुना लूंगा, उसके अनुकूल नहीं पाता है तो वो क्या करता है? उस परिस्थिति को, उस अवसर को ही नकार देता है और नकार कर अपना क्या कर लेता है? समायोजन कर लेता है।
जैसे एक बीएड पास अभ्यर्थी एमए पास नहीं होने पर फर्स्ट ग्रेड से मना कर देता। समझ में आई बात? ऐसे भी आदमी क्या होता है, एडजस्ट होता है। इसको भी क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। समझ में आई बात? अब जैसे आप कहते हो ना कि कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक देखो, एक मैं तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई वैकेंसी का रिजल्ट आने पर आपको ऐसे प्रेशर फील होता हो और आप चाहते हो कि हमें अगली बार हमारे साथ ऐसा नहीं हो, तो उसके लिए एक तरीका है। जैसे मान लो आपका मान लो आज एग्जाम था, मान लो किसी का भी, बाय द वे जैसे आप कौन कौन से फॉर्म भरते हो आप लोग, जैसे आप छोटे मोटे बहुत सारे फॉर्म भरते हो लाड लो, जैसे मान लो आपका कोई वनपाल वन रक्षक कुछ भी था, वो आज आपने दिया। अब क्या होता है, जैसे दो तरह के कैंडिडेट होते हैं। एक कैंडिडेट वो होता है, वो क्या करता है, वो वेट करता है लाड, पहले तो आंसर की मिलानी शुरू कर देता है घर आते ही, अलग अलग यूट्यूब चैनल से, फिर बोलता है कि उत्कर्ष से इतने बन रहे हैं, लक्ष्य से इतने बन रहे हैं, कलाम वाली से मैच किया तो इतने बन रहे हैं, ऐसे बोलता है। फिर वो रिजल्ट आता है, जब फाइनल आंसर क्या आती है तब उसका वेट करता है। फिर वो पूरे दिन कट ऑफ के वीडियो देखता है, फिर लास्ट में जाके 1 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, तो उसको बहुत दुख होता है। समझ नहीं बात? तो उस विद्यार्थी क्या करना चाहिए लाड लो, जैसे एग्जाम देखे है उसके अगले दिन से, अब जो कर दिया वो तो लॉक है ना, उस पर तो अपना कोई बस नहीं है, वो तो पैक कैब, सीधा रिजल्ट वही आना, चाहे आप कट ऑफ के वीडियो देखो, चाहे आंसर की देखो, चाहे मत देखो। तो आपको उसके अगले दिन से क्या करने की, नेक्स्ट एग्जाम कौन सा उसकी तैयारी। तो 2-3 महीने से पहले तो आएगा नहीं ना रिजल्ट, हर हालत में नहीं आएगा, मान के चलो या तो ले लेगा 6 महीने, तब तक आपने 2-3 महीने में अगली वैकेंसी की तैयारी कर ली, उस पेपर को क्या कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, उसके टेस्ट देने लगे। तो आपको पता है जब तैयारी करते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है, आपका ग्रुप बन जाता है आपका फ्रेंड सर्कल का, जिसमें आप सभी लोग टेस्ट देते हो और अपने रैंक देखते हो और ऑनलाइन ऐप देखते हो और कितना रिवाइज किया, ऐसा चलता है। तो आप अगली वैकेंसी के लिए उसमें लीन हो गए। अब मान लो पीछे से रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया, तो बहुत बढ़िया खुशी की बात है। और अगर बाय द वे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी कोई गम वाली बात नहीं, आपको वो हल्का सा एक दिन लगेगा कि अच्छा यार उसमें नहीं हुआ क्या, फिर आपको ऐसे लगेगा देखिए इतनी तैयारी कर ली, इसका पूरा रिवीजन कर लिया, अब तो महीने भर में इसका एग्जाम है, अब इसमें हो जाएगा। समझ में आई ना बात? तो उसको क्या होगा लाडलो, दुख कम होगा। ऐसे चलो अगला है नकार न लिख। समझ में आई ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस इसको अपने जीवन में अप्लाई करना लाडलो मजे से। नंबर 2 पर है आपका नकार। नकारना में क्या होगा, जब एक व्यक्ति अपने आप को किसी परिस्थिति या कार्य के लिए योग्य नहीं मानता है, तो वे उस परिस्थिति या कार्य को नकार देता है। नकार देता है। एग्जाम्पल, एक बीएड पास अभ्यर्थी एमए पास नहीं होने पर फर्स्ट ग्रेड को नकार देता है। होने पर फर्स्ट ग्रेड को नकार देता है। क्या लाइट गई ना? लाइट गई क्या? हाँ गई? तो यार लाड लो, कुछ बंद करो वरना ये बंद हो जाएगा पूरा सिस्टम है। फर्स्ट ग्रेड को नकार दो। आगे फर्स्ट ग्रेड को नकार दो। चलिए अब आगे और क्या आता है लाड लो? अगला आता है आश्रित होना। आश्रित होना मतलब जैसे मान लो कोई आदमी
वो मान लो अपने बिजनेस में या अपने कार्य व्यवसाय में सफल नहीं होता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को किसी दूसरे के कार्य व्यवसाय में इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें काम करते हुए और अपने आप को दिलासा दिला देता है और एडजस्ट हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो लाड लो, किसी की बहुत इच्छा थी कि वो कोई दाल की फैक्ट्री लगाए, मान लो, तो उसने फैक्ट्री लगाई और वो फैक्ट्री चली नहीं, फिर दूसरी बार और लगाई और नहीं चली, चली नहीं रही लाडनो, 2 साल से उसकी प्रबल इच्छा कि मेरा फैक्ट्री चले, लेकिन नहीं चल रही, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो किसी ऐसे आदमी के पास जाएगा जिसके ऑलरेडी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही, उसके पास जाके जॉब मांगेगा और मान लो उसने उसको वो पूरी दे दी कि आप संभालो इसको, आप चलाओ, आपको एज ए जॉब रख लेते, मैनेजर टाइप, है क्या नहीं, और आप इसको हैंडल करो, तो फिर वो रोज सुबह उठेगा, उस फैक्ट्री में जाएगा और उसको ऐसे मानेगा जैसे वो उसकी खुद की है, समझ आई, और उसकी केयर करेगा और उसको अच्छी तरीके से रन करवाएगा। तो ऐसा करने पर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आई ना बात? ऐसे ये चीज, तो ये होता है पॉइंट नंबर 3 है आश्रित होना। पॉइंट नंबर 3 है आश्रित होना। जब व्यक्ति अपने स्वयं के बल या मेहनत से सफल नहीं हो पाता, बल या मेहनत से सफल नहीं हो पाता, तो वह अपने आप को किसी दूसरे पर आश्रित कर लेता है, किसी दूसरे पर आश्रित कर लेता है और सफल होने का प्रयास करते हुए प्रयास करते हुए संतोष की प्राप्ति करता है। संतोष की प्राप्ति करता है। एग्जाम्पल, बार बार अपने व्यवसाय में असफल, व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यवसाय या दूसरों के व्यवसाय या कार्यों में संलग्न करते हुए कर लेता है एवं संतोष की प्राप्ति करता है, एवं संतोष प्राप्त करता है। यहाँ लेट हो गया, एवं संतोष प्राप्त करता है, एवं संतोष प्राप्त करता है। एक से चलो, हाँ सर, अच्छा यहाँ टिकट आपको मिल चाहिए, हाँ हाँ रेणु बेटा काम पड़ी ना हो जाए ना यार, ठीक है थे आओ देखना ना, थे 12 बजे फ्री हूँ, ठीक।
चलिए हो गया। अगला नंबर 4 है अन्यारोपण। हाँ अभी निकाल ये तो इतना लेट आते हैं लाड लो आगे आ जाओ ना यार, आगे खाली कटर हिंदू एक ही है यहाँ पर, ये लो आगे बैठा करो आराम से। अच्छा कूलर है तो यहाँ पर भी है, देखो आपके पास में भी जगह है, यहाँ पे भी कूलर के बाद और खींचोगे पिक, देखो यहाँ से शुरू किया हुआ है, यहाँ से ठीक है चलो कोई ना। अब अगला है लाड लो अन्यारोपण। ये प्रत्यक्ष उपाय पढ़ रहे हैं। अन्यारोपण में क्या होता है, जब मान लो एक आदमी होता है और उसको क्या होता है किसी व्यक्ति से मतलब बहुत ज्यादा स्नेह रहता है, बहुत ज्यादा प्रेम रहता है, तो अब क्या होता है लाड लो, जब वो व्यक्ति नहीं रहता है तो वो क्या करता है, उससे जुड़ी हुई चीजों पर अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जैसे मान लो कि इसीलिए तो बोलते हैं ना कि लाड लो, वो कहते हैं ना कि निशानी दो भाई हम जा रहे हैं, आड़ी रानी निशानी मांगने आए राजा। तो वो क्या है, निशानी क्या है, निशानी ये है कि जब किसी व्यक्ति को किसी से बहुत ज्यादा प्रेम रहता है तो वो उसकी अनुपस्थिति में उससे जुड़ी हुई चीजों पर अपना प्रेम जुटाता है। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा रहता है, अब मान लो वो कहीं पर गया हुआ है, मान लो हॉस्टल में बाहर पढ़ता है, तो आपके मम्मी पापा होते हैं वो आपकी चीजों को बहुत संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? या कईयों के देखा होगा, कईयों की बेटियां होती है वो नई नई ससुराल चली जाती है तो घर वाले उनकी छोटी छोटी चीजों को भी संभाल के रखते हैं ऐसे, है क्या नहीं? तो वो क्या करते हैं, उसकी अनुपस्थिति में बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम रहता है तो बच्चों की तो चीजों को क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। समझ में आई ना बात? जैसे आपने कहीं देखा होगा कि मान लो कोई बच्चा है या कोई बच्ची है, तो जैसे आपने देखा होगा कि उसको अपने पापा से बहुत ज्यादा प्रेम रहता है, तो जब उसके पापा नहीं रहते तो वो पापा से जुड़ी हुई चीजों को किसी को हाथ नहीं लगाने देती है क्या नहीं? तो ये सब क्या होता है, इसको बोलते हैं अन्यारोपण। क्या बोलते हैं इसको? अन्यारोपण। ये भी एक क्या है, ये प्रत्यक्ष उपाय है। समझ में आई बात? चल लिखो, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से वो मूवी में देख दो ना, एक माँ रहती है, उसका बेटा फौज में चला जाता है, वो उसके कपड़ों को देख देख के रोती है, ठीक है ना? वो सारा इसी में आता है लाडनो। इसको बोलते हैं अन्यारोपण। ये पॉजिटिव उदाहरण दिए आपको। देखो आप, या किसी कार्य के प्रति लगाव रखता है तो व्यक्ति या कार्य की अनुपस्थिति में वह उससे संबंधित वस्तुओं पर अपना प्रेम प्रकट करता है। अपना प्रेम प्रकट कर बेटे के सेना में जाने पर माँ उसके कपड़ों को देखकर प्रेम प्रदर्शित करती, माँ उसके कपड़ों को देखकर प्रेम प्रदर्शित, प्रेम प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब अगला आता है लाड लो प्रक्षेपण। प्रक्षेपण मतलब किसी चीज को किसी दूसरे पर आरोपित कर देना। जब मान लो किसी व्यक्ति को खुद की और जो स्वयं की गलती हो जाती है तो वो क्या कर देता है, उस गलती को किसी दूसरे पर आरोपित कर देता है। समझ में आई बात? इसमें आता है वही मुहावरा है ना, नाचने जाने आंगन टेढ़ा।
गलती किस में निकाल दी, आंगन में निकाल दी, तो अपनी गलती को दूसरे पर क्या कर दिया, थोप दिया, तो इसे बोलते हैं प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण का मतलब होता है अध्यारोपित करना, किसी दूसरे पर थोपना, ऐसे प्रक्षेप कर देना। और ये गुण मुख्यतः किशोरावस्था में पाया जाता है, जो टीनेजर्स होते हैं ना, गर्ल्स एंड बॉयज, उसमें ये गुण ज्यादा पाया जाता है। समझ में आ गई ना बात? तो ध्यान रखना कि समायोजन का कौन सा गुण किशोरावस्था में अधिक पाया जाता है, प्रक्षेपण, ऐसे याद रखो। तो चलो 5 नंबर पर आता है आपका प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या कहता है, जब व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती या कमी को दूसरों पर आरोपित करते हुए समायोजन करता है, तो वह प्रक्षेपण की श्रेणी में आता है। श्रेणी में आता है। यह गुण मुख्यतः किशोरावस्था में पाया जाता है। मुख्यतः किशोरावस्था में पाया जाता है। किशोरावस्था में पाया जाता। एग्जाम्पल, नाचने जाने आंगन टेढ़ी। अगला आता है लाडलो प्रत्यागमन। प्रत्यागमन किस प्रकार से, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बताता हूँ। पॉइंट नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, अगले पेज में ले लेंगे। प्रत्यागमन, प्रत्यागमन में होता है कि लाडलो व्यक्ति क्या होता है, वर्तमान परिस्थिति से भाग करके पूर्व की स्थिति में चला जाता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, जैसे प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि वो मानसिक रूप से पूर्व की किसी स्थिति में चला जाता है। जैसे मान लो आज आपको बहुत दुख हो रहा है किशोरावस्था में, तो आप मानसिक रूप से बाह्य अवस्था में चले जाओगे और बच्चों की तरह फूट फूट कर रहोगे। इससे क्या होगा, आपका समायोजन हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, ऐसे ये चीज होती है। चलिए नंबर 6 पर आता है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन, व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति से गमन करता है व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति से गमन करता है तथा किसी पूर्व स्थिति में समायोजन करता है। किसी पूर्व परिस्थिति में जाकर समायोजन करता है। परिस्थिति में जाकर समायोजन करता है, विशेषकर गम या दुख के समय इसका प्रयोग करता है। गम या दुख के समय उपयोग में लाता है। इसे प्रत्यावर्तन भी कहते हैं, प्रत्यागमन को प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान। इसमें एग्जाम्पल आएगा बच्चों की तरह रोना, बच्चों की तरह रोना। अब देखो लाडलो, ये ऐसी बात नहीं है, ये सब जगह ही करता है आदमी।
समायोजन के लिए ऐसा करता है। देखो अभी उदाहरण देता हूं मैं और अब देखो और कैसे, जैसे मान लो आप है ना, आप मान लो 12th पास करके बच्चे से कॉलेज में जाते हैं, तब उनका कॉलेज में मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो वो वहां पर कैसी बातें करते हैं कि यार स्कूल में मजा, स्कूल में यहाँ करता, स्कूल में यहाँ करता, ठीक है नहीं, फिर नॉर्मली बहुत ज्यादा खुश रहो दुनिया क्या होगा नहीं। मान लो यदि गम या दुख के समय आपको पुरानी चीजें ऐसे याद आती है और आप पूर्व की स्थिति में जाकर समायोजन कर देते, फिर वहां पर आप ऐसी ढेर सारी बातें करते हो और उस समय जो आपकी बातों में इंटरेस्ट रहता है और वो भी आपकी सिमिलर बातें बताता है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। जैसे वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, वास्तव में यार मजा तो वो था कि हो जाए खास हो जाए और थे काफी देर तक पूर्व की परिस्थिति में रहे थे हो जाओ एडजस्ट हो जाओ। समझ एक था और उदाहरण देख लो, बुढ़ा आदमी रहे वे अबार बहुत गम और दुख कर यहाँ देखे कि आजकल वाला टाबर कहना कौन माने बुढ़ा हुए मातो खराब, ठीक है पूरी खोपड़ी खराब हो जाए, काई करे पूर्व की स्थिति में जावे मां काली टाइम मैं मांग बाप ने देखता ही गली ग्रस्त तो चेंज कर देता। समझ आई बात, मैं पल्ली साइड निकल जाता, आजकल लड़ते काई पेरो पहले यहाँ हो तो है कि नहीं, तो मैं यहाँ करता करता बस पुरानी बात हम जाता रही और बी टाइम बैंक का दो दोस्त और आए, जगांग बैंक जीता जीता गोटा दुखे वो आर दो बात और बताए, जिद वे पुराने बताने लाग जाए कि पहले यहाँ खेता में काम करता अब यहाँ करता, जन बहन भी खाई मिली सुकून मिली, जिद वे भूल जाए कि मेन टॉपिक इश्यू हुई 4 बजे हो के बाद चालो चालो ठीक है, बाद में थे देखी जब एकदम नॉर्मल हो पाछा डेली लाइफ में कहीं जाए सेट हो जाए, मतलब एक कहीं जाए समायोजित। अब एक ही प्रयोग करे प्रत्यागमन, प्रत्यागमन में कहा लिखो आपकी वर्तमान परिस्थिति में गमन कर पो पूर्व परिस्थिति में जातो रहे बट जार कहीं हो जाए एडजस्ट, वो यान कणा के जा करे गम और दुख में रहे करे कौन करे और बुढ़ोड़ा लोग करे कौन करे थे मैं कहनो नहीं मानता बेन काई वे गम दुख क्या औलाद तो की नहीं कहनो पछ भी आप बात बतानी शुरू करे, मतलब एक किसी परिस्थिति में जावे एयरबड जार काई कर लेवे समाज ओ काई है। अब अगली बार ठंडा पड़ जाएगी दादाजी पर्चा कमान ऊंडू वो है कि नहीं उनता ही। चलो नेक्स्ट नंबर 7, ये क्या था, ये प्रत्यागमन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, अगला आएगा युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। युक्तिकरण ऑब्लिक औचित्य स्थापन। अब हम कहा क्या करें कि जान मान लो कोई चीज है, कोई टारगेट है, कोई काम है, कोई जॉब है, कोई भी लक्ष्य है जो को आदमी ने नहीं मिले जन कहीं में वो भाई ए संतुलित हो सके, वो कुसमायोजित हो सके, तो वो कहीं करी कुसमायोजित कौन वो कहीं करी बी लक्ष्य माय नहीं खोट बताए दे, लक्ष्य में खोट बताए दे ना जन इरो मतलब कहीं है युक्तिकरण ऑब्लिक औचित्य स्थापन। जी हाँ अंगूर खट्टे वो की माया करे युक्तिकरण, समझ नहीं। अब थे फॉर्म भरियो मान लो बिहार पुलिस को नंबर नहीं आयो तो बिहार में कहेंगे नौकरी बिहार या खुद हटावे है को नहीं बेबट 20-22 हजार देता वैसे आण जान में कौन सा तो थे भी काई करियो लक्ष्य में खोट बताए दी यान खोट बताऊं काई हुई वो दिमाग है जो बिन काई कर ले समायोजित कर ले। अब कई लोगों ने चीज बुरी लगे की भी लगे, लेकिन ध्यान रखिए जो समायोजन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं जन आदमी पागल हो सके पूरा वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर वो क्या नहीं करियो झूठो साचो खोट बताइयो, दिमाग यूं संतुलित है, मान लो वो खोट कौन बता दो पूरा फ्यूज उड़ जाए तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती ना, ये वास्ते समायोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो युक्तिकरण ऑब्लिक औचित्य स्थापन का मतलब क्या, लक्ष्य में एक खोट बता देना। समझ में आई बात, ये मात्र 2 तरीके से सवाल बने कि अंगूर खट्टे हैं, ये जो मुहावरा या जो कहावत है ये समायोजन के कौन से उपाय से संबंधित है, युक्तिकरण ऑब्लिक औचित्य स्थापन।
एक सवाल इस पर और बनता है कि युक्तिकरण ऑब्लिक औचित्य स्थापन है, ये समायोजन का किस प्रकार का उपाय है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्षतिपूरक या आक्रामक? तो ये अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष चल रहे हैं अभी, पता है ना। प्रत्यक्ष में कौन कौन से थे? बाधा निवारण, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्य प्रतिस्थापन, निष्कर्ष या निर्णय लेना। चलो लिखो। जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु, पद या व्यक्ति की प्राप्ति नहीं होती, व्यक्ति भी शामिल है। मान लो कोई हो था रिजेक्ट कर दिया और थे भी मायने खोट बताओ, तो वो भी कहीं है, युक्तिकरण है कि ना रखी काम को बनो। पद या व्यक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, और वह उसमें अपना मान सम्मान कम होता हुआ महसूस करता है, तो वह उस लक्ष्य में खोट बताकर कोई नया युक्ति संगत विचार दे देता है। एकदम फिट मानण में आवे जान को विचार दे दे, युक्ति संगत विचार दे देता है। एग्जाम्पल, अंगूर खट्टे हैं। इसमें प्रतिगमन कर लेना, प्रत्यागमन, इसको प्रतिगमन लिखो। अभी प्रत्यागमन का मैं एक अलग से पॉइंट लिखूंगा ना। क्या हुआ? प्रतिगमन लिखना है किसमें? अरे ये वाला अलग था, ये 7 नंबर पॉइंट था, युक्तिकरण औचित्य स्थापन। इससे पहले लिखाया था प्रतिगमन। प्रत्यागमन को प्रतिगमन लिखना। प्रत्यागमन में 3 प्रकार का होता है, पृथक्करण, विस्थापन और पलायन। अच्छा, अगला निकाले। क्या करता है? प्रतिगमन में तो वर्तमान परिस्थिति से पूर्व की परिस्थिति में चला जाता है, तो वो क्या है? प्रतिगमन। अब प्रत्यागमन में क्या होता है? परिस्थिति से दूर हट जाता है। लारे जमन की बात को नहीं, परिस्थितियों दूर हट जाए। अब आप कहेंगे कि क्या हटी? 3 तरीकों हटी, निकाल दोगे? देखो, ध्यान से समझना, बाद में लिखेंगे, पहले पूरा समझा देता हूं। पूरा क्या लिखेंगे वो भी बता देता हूं। प्रतिगमन मतलब परिस्थिति से दूर हट जाना। परिस्थिति में क्या दूर हटिया करो?
अरे आप सुनो पहले, प्रत्यागमन में क्या होता है, वर्तमान परिस्थिति से पूर्व की परिस्थिति में चला जाता है। समझ आई, ये लिखा हुआ है, पढ़ लो चाहे। अब देखो प्रतिगमन में क्या है कि कोई परिस्थिति बदली और आप उससे हट जाओगे। अब आप कितने तरीके से हटोगे, 3 तरीके से। पहले आप क्या होगे, पृथक्करण। अच्छा हाँ, ये प्रत्यागमन रे, सॉरी, प्रत्यागमन। प्रतिगमन में तो क्या हुआ, आप अपनी वर्तमान परिस्थिति से किस में चले गए थे, पूर्व की परिस्थिति में। प्रत्यागमन में आप परिस्थिति से दूर हट गए। कितने तरीके से हटे, पृथक्करण, नंबर 2 पर है विस्थापन और नंबर 3 पर है आपका पलायन। अब कैसे कैसे हटे लाडो, पृथक्करण बताता हूं। पृथक्करण का मतलब है कुछ समय के लिए दूर हो जाना। मान लो आपका झगड़ा हुआ आपके पक्ष से, आपके भाई बहनों से झगड़ा हुआ लाडो। अब झगड़ा हुआ तो आप क्या करोगे, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा घर बार छोड़कर रोटी कपड़ा मकान लेके निकल पड़ेगी, आज तो भाई से लड़। आप कुछ समय के लिए क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। आप दूसरे रूम में जाके बैठ गए, आपके भाई दूसरे रूम में जाके बैठ गए, कुछ समय के लिए आप दूर हो गए। मतलब आप उस परिस्थिति से, जो परिस्थिति आपको हर्ट कर रही थी, उससे आप क्या हो गए, सेपरेट होते हैं। आपका टेम्परेचर वापस धीरे धीरे कम। फिर थोड़ी देर बाद में आपको भाई आएंगे, आपको बोलेंगे क्या बात है, घूमने चलें क्या बात। तो फिर आप थोड़ा सोच विचार के 2 बार बोलेगा, तब तक रवाना हो जाओगे और फिर आप क्या हो जाओगे लाडलो, एडजस्ट हो जाओगे। तो पृथक्करण मतलब थोड़े देर के लिए दूर होना। विस्थापन में क्या होता है लाडलो, मानसिक दूरियां बना लेते हैं। मानसिक दूरियां मतलब अब जैसे पता चल गया कि रहना तो साथ में ही, अब ये लाडलो ऊपर वाला अच्छा है, पृथक्करण थोड़ी देर दूर हुआ वापस से एडजस्ट। लेकिन विस्थापन में काई में मानसिक दूरियां बन जाए। कोई थान शूट कोन हुए ते में बोलना चालना बंद कर दियो, या भी दूर दूर रहने दूंगा कि भाई ओ काम ओ करे देना, आप ओ काम कौन करा। इन काई क्या करें, मानसिक दूरियां। तो मानसिक दूरियां साथ साथ रहते हुए भी बन सकती, समझ आई बात, साथ साथ रहे तो भी मानसिक दूरियां। आजकल की जिंदगी दुनिया में बहुत ज्यादा चले आ गए, समझ में आई बात। साथ रहे धानिया लगे कांड की तो मेल है, लेकिन मानसिक दूरियां बहुत ज्यादा है। ये विजय पृथक्करण ठीक। अब देखो, अब यहाँ है कि पेल प्रो तो काई में कोई आदमी थोड़ी देर वास्ते दूर हो जाए ताकि परिस्थिति हटे वापस एडजस्ट। अब रोज रोज यान हुए तो धीरे धीरे काई बन जावे, मानसिक दूरियां बन जावे कि है ही यान कोई, समझ नहीं बात, पण करा काई। यार पलायन वो हगड़ों खतरनाक है। पलायन मतलब लाडलो हमेशा हमेशा के लिए चले जाना। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। देखो यहाँ पर पहले क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा दूर हुआ लाडलो, थोड़ी देर के लिए क्या होता है, सिचुएशन से दूर हट जाता है। यहाँ पर फिर धीरे धीरे मानसिक दूरियां बढ़ने लगती है और लास्ट में दाबिड़ो हम तो पलायन कर ले, हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और वो जाके क्या कर लेता है, अपना एडजस्ट कर लेता है लाडलो। ये लाडलो तलाक की प्रोसेस, समझ में आई बात। सबसे पहले क्या होता है, पृथक्करण होता है। थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं, सिचुएशन से दूर हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या बननी शुरू होती है, मानसिक दूरियां, और अंत में पलायन कर जाते हैं लाडलो। अब आपको ये बताऊं, ये पलायन भी ठीक है। कैसे ठीक है पलायन, पता है आपको, क्योंकि इससे वो क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं लाडलो, वरना पागल हो जाए। एक नहीं, वो भगवान का भला हो कि तलाक वाला कुछ चला, वरना क्या होता। अब कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे मान लो पहले नहीं होते थे, तो पहले क्या पता था कितने गुट गुट के रहते थे, है क्या नहीं। ये भी एक चीज है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होती है, फिलोसॉफी डेवलप हो जाती है लाडलो। कहते हैं ना कि अपन किसी भी प्रकार के इंसान के साथ बहुत ज्यादा समय तक रहे ना, तो फिर है ना वो क्या हो जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा खे बन जाता है, खे बन जाता है, थोड़ा थोड़ा दोनों ही एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे लाडलो, उनके क्या होता है, शादी काफी टाइम हो गए, बूढ़े आदमी थे, तो उनको ऐसे कभी हम जोक वगैरह सुनाते थे, तो वो हमको बोलते थे कि शादी के 10 साल बाद तो ऐसे जैसे भाई बहन होते हैं ना, जिनकी इतनी फिलोसॉफी मिलती है, वैसे हो जाता है क्या नहीं। क्यों, क्योंकि लंबे टाइम से लाडलो, लंबे टाइम से, ठीक है। तो पृथक्करण, विस्थापन और पलायन, आपको समझ में आ गया ना लाडलो की प्रत्यागमन है क्या, ये बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी, समझ में आई बात। इससे लाडलो सीखने को भी मिलता है। मान लो किसी से आपके विचार मेल नहीं खाते, तो आपको स्लाइटली कट मार लेना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए रोज रोज कि ये वो ढेकड़ा फलाना। आप अपने आप को सही साबित करो और अपनी तरफ से सफाई दो। इतना टाइम थोड़ी है लाडलो, जिंदगी कोई 500 साल थोड़ी है क्या नहीं, 25-30 साल गुजर गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है,
100 में से 25 गई तो भी 25% तो चली गई ना, 1/4 भाग तो आपको बेस बिल्कुल नहीं गिरती है कि नहीं। लिव इट एंड आगे बढ़ो, है कि नहीं। चलिए एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए लाडो, एक इसमें बोला जाता है, एक सेंटेंस आता है उसमें ऐसे बोला जाता है, उसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। उसमें बोला जाता है कि वर्तमान की परिस्थितियां भविष्य का मजाक होगी। मतलब वर्तमान में जो चीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है वो भविष्य में क्या होगी, आपके लिए एक मजाक होगी। जैसे मान लो लाड लो, आपके 10वीं के एग्जाम थे, आप भयंकर तरीके से टेंशन लेते थे, डिप्रेशन में बैठे रहते थे। अब आज के दिन यदि उस चीज की बात की जाए तो वो आपके लिए कॉमेडी है कि यार क्या उस समय मेरा 8 नंबर वाला गलत हो गया यार, ये हो गया यार, उस समय सर ने हमको दो यार, ये वो है कि नहीं। तो वो उस समय बहुत ज्यादा भयंकर थी, लेकिन अब क्या एकदम मजाक है। इसीलिए अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही, करंट सिचुएशन, ये भी भविष्य में आपके लिए क्या होगी, सिर्फ कॉमेडी होगी। इसलिए आपको इसका क्या नहीं लेना चाहिए, लोड नहीं लेना चाहिए। लिखो 8वें नंबर पर आता है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन में लिखो, प्रत्यागमन में परिस्थिति से करके समायोजन करना। क्या बिना से अकेले कैसे हंस रहे हो, हिस्टोरी कहाँ मैच हुई है अब, है? ये 3 प्रकार का होता है प्रत्यागमन। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 1 2 3। इसमें कौन कौन सा है, एक तो है पृथक्करण, एक है आपका पलायन, विस्थापन और पलायन। समझ में आ रहा है कटर हिंदू, अप्लाई करते हो साइकोलॉजी, अप्लाई करते हो थोड़ा थोड़ा। पृथक्करण कुछ समय के लिए दूर होना, विस्थापन मानसिक दूरियां बढ़ा लेना। और अगला पलायन, हमेशा हमेशा के लिए चले जाना। ये लाड लो आपका था ए प्रत्यक्ष उपाय, ए प्रत्यक्ष 8। अब कल क्या पढ़ेंगे, क्षतिपूरक, क्षतिपूरक, और ये हो जाएगा कल आपका समायोजन का कंप्लीट कर देंगे। फिर मानसिक स्वास्थ्य जैसे आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे कल।